हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेस हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम लाए हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारे अध्याय 4 का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हां, आज इस रिवीजन के अंदर वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, यहां पर निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली क्लासेस में हम लोग इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर स्टेटमेंट देखकर अगर हमें इक्वेशंस बनाना आ गई, मतलब अगर जो लिखा है कथनों को देखकर अगर हमें समीकरण बनाना आ गया, तो फिर इससे अच्छी बात ही क्या होगी। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कथन को कैसे बनाते हैं और कैसे इनको इक्वेशन में बदलते हैं। देखिए पहला दिया है x के तिगुने और 11 का योग 32 है। देखिए x के तिगुने और 11 का योग क्या है, 32 है। पहली इक्वेशन है ना इजी, कितना बढ़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से अगर आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। ये इक्वेशन। ठीक है, थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया है m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक है। ये बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि m/4 बराबर 7 + 3। ठीक है, यह हमारा तीसरा है। चौथा क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर क्या मिलता है, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये रही संख्या, इसका 1/3 में 8 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 5 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा m/3 + 5 बराबर 8। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे कथनों से हम समीकरण कैसे बनाते हैं, कितना इजी होता है कथनों से हमारे समीकरण बनाना। तो बस आप लोग इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी फॉर्मेट है, उनकी प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों में बदलिए। अब हमें यहां समीकरण दिए हैं, समीकरण को मुझे कथन में बदलना है। तो चलिए पहले पे आते हैं। हमें दिया है पहले में x - 5 = 9। हम लिखेंगे किसी संख्या में 5 को घटाने पर 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। चलिए, है ना कथन कितना इजी है। देखिए किसी संख्या में 5 को घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड लिखना है। सेकंड क्या लिखेंगे, किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना 20 होता है, 20 होता है। दिख रहा है आपको, किसी संख्या का 5 गुना 20 होता है। तो यहां पर हमारे दो क्वेश्चन ये हमने कर लिए। हमने क्या लिखे, कथन लिखे। हमें दिया था समीकरण, समीकरण को हमने कथन में बनाया, है ना इजी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों में, देखिए इनको भी कथनों में लिखना है। तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन है, इसका लिखना है, किसी संख्या का तिगुना, किसी संख्या का तिगुना या किसी संख्या का 3 गुना या किसी संख्या के तिगुने में, ऐसा लिख लो, किसी संख्या के तिगुने में 7 जोड़ने पर
एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। जो ये समीकरण कह रहा है बस वही लिखना है। किसी संख्या के तिगुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है ना। अगला क्या है? अगला है किसी संख्या के पांचवें भाग को 2 से घटाने पर 6 प्राप्त होता है। ऐसा लिखो, किसी संख्या के पांचवें भाग को 2 से घटाने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। चलिए यहां पर यह भी खत्म हुआ। आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व करना है। रिवीजन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे रिवीजन का पार्ट है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहां से हमारा जो क्वेश्चन है वो मेन चीज चालू होती है, क्योंकि ये चीज है ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने आगे के एग्जाम करोगे तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट रहेंगे और उस स्टेटमेंट से ही आपको इक्वेशंस बनाना रहेंगी और इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके अपने आंसर को लाना पड़ेगा। तो यही आपको इक्वेशन बनाना बताएगा कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। तो राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। चलिए तो हम लिखते हैं माना राजू की आयु, माना राजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब हमने राजू की आयु तो मान लिया y। अब यहां पे लिखेंगे राजू की आयु, प्रश्न अनुसार लिख दीजिए यहां पर, प्रश्न अनुसार यहां लिखिए राजू की आयु, राजू की आयु बराबर पिताजी की आयु, या राजू के पिताजी की आयु, राजू के पिताजी की आयु। ठीक है, राजू की आयु और राजू के पिताजी की आयु। तो राजू की आयु तो हमने मान ली थी y और राजू के पिताजी की आयु कितनी दी थी 44। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अभी 2 मिनट के अंदर आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे। क्या लिखा है? राजू के पिता की आयु राजू की आयु के तिगुनी से 5 वर्ष अधिक है। बन गई इक्वेशन। तो ऐसे ही तो बनाना है। देखिए क्या दिया था, राजू की आयु राजू के पिता की आयु 44 थी, राजू की हमने आयु y मान ली। तो अब क्या करना है भाई, राजू की आयु क्या दिखा था, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है और राजू के पिता की आयु 44 दी थी। भाई ये इक्वेशन बन गई और हमारा ये क्वेश्चन था, इसको अभी यहीं तक करना था, इसको अभी सॉल्व नहीं करना था, सॉल्व आगे करना आएगा। तो यहां पर हमने निम्नलिखित स्थिति पे विचार किया, हमने विचार करके एक समीकरण आपके सामने आया जो सभी आपके सामने है, जो कि बहुत इजी है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर मुझे दिया हुआ है कि यहां पर पहला समीकरण दिया है n बराबर n प्लस 5 बराबर 19। अब यहां पर मुझे दिया है n बराबर 1। अब मैं n बराबर 1 रख के देखता हूं क्या वो 19 के बराबर आ रहा है। तो चलिए 1 प्लस 5 बराबर 19, तो यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 19। तो हम लिखेंगे नहीं है, यहां आ जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 7n प्लस 5 बराबर 19, क्योंकि यहां पर n बराबर दिया है -2। तो चलिए 7 -2 प्लस 5 बराबर 19, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 बराबर 19।
14 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा और यहां पे 19 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। आया समझ में, है ना क्लियर बात। तो यहां पर ये भी नहीं आ गया, क्या करा अच्छे से समझना। देखिए यहां पर मैंने n की जगह पर 2 रखा, तो यहां पर 7 दूनी 14 हो गया, लेकिन यहां पे माइनस का साइन साथ में आया, माइनस का 14 और 5 ऐसा का ऐसा और 19 ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 में से 5 को घटाएंगे, माइनस का 9 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या 14 है जो कि माइनस की है, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 9, तो यहां पर बराबर नहीं है, तो भैया ये कह दिया हमने नहीं है। चलिए आते हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है थर्ड पे दिया है 7n + 5 = 19। यहां पर n की जगह मेरे को क्या रखना है, 2। अब जहां जहां n है वहां 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 7 2 + 5 = 19, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 14 + 5 = 19, तो 14 और 5 19 = 19। हम कहेंगे भाई ये तो ठीक है, हाँ ये हो गया सही। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं आपको कि यहां पर अगर मैंने मान रखा तो यहां पर दोनों पक्ष मेरे बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इसमें नहीं हो रहे थे, इसमें नहीं हो रहे थे, पर इसमें जरूर हो रहे हैं। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। इसके अंदर भी यही है, जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है कि नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है 4p - 3 = 13, -3 = 13। अब देखिए यहां पे मेरे को रखना है p की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो 4 × 1 -3 = 13, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहां पे लिखेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों भैया देखो यहां पे 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि क्या है 13 के बराबर तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए पांचवा करते हैं, 4p - 3 = 13। अब यहां पे p की वैल्यू क्या लिखी हुई है -4, तो चलिए p की वैल्यू रख देते हैं -4, p बराबर -4 रखना है, तो 4 -4 + 3 = 13, तो 4 चौको 16 -3 = 13। देखो 4 चौको 16, लेकिन 16 माइनस का आया और माइनस का 3, माइनस का 16 और माइनस का 3 कितना होता है -19 = 13, जो कि नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहां पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, 4p - 3 = 13, तो यहां पे p = 0 आ जाएगा। अब यहां पे p = 0 आ गया, तो p = 0 का मतलब क्या हो गया, p = 0 का मतलब यहां पे तो पूरा 0 हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 × 0 -3 = 13, तो यहां पे आ जाएगा -3 = 13, जो कि ये भी नहीं है। तो यहां पर देखिए आप लोगों ने, यहां पर तीनों ही हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आई है जो कि क्या है, जो कि यहां पर नहीं है। आया समझ में, हाँ कब होता, जब यहां पर भी 13 = 13 होता, वहां पर भी 13 = 13 होता, और यहां पर भी 13 = 13 होता, है ना। आगे देखते हैं, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें 13 = 13 आ गया हो। देखिए यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, है ना, यहां पर भी बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हमने -4 रखा था, तो 4 चौको 16 होता है, चूंकि माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस का 19 आ गया, जो कि 13 के बराबर नहीं है, और यहां पे तो 0 ही हो गया, तो -3 = 13 का कैसे हो सकता है, आप लोग जानते हैं ना। तो चलिए आगे आते हैं, देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए अब क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन वहां पे हमने एग्जाम्पल के लिए थे, अब हमने यहां पर अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिनको हमको काय में बदलना है, जिनको हमको कथनों को हमें समीकरण में बदलना है। संख्या x और 4 का योग 9 है, तो संख्या x और 4 का योग 9 है, यह पहला समीकरण बन गया। दूसरा, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। a का 10 गुना 70 है, तो a का 10 गुना 70 है, ठीक है। t का 3/4, t का 3/4 15 है, 15, तो आप इसको ऐसा भी लिख दो। तो यहां हमारे सारे समीकरण जो थे वो हमने बहुत इजीली बना ली, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है इसलिए हमने बनाया। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से बना लोगे।
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। देखिए x की चौथाई ऋण, x की चौथाई और 4 ऋण आपको 4 देता है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। देखिए x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, तो x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, यदि आप y से 6 का गुणे, y के 6 गुने में से 6 को घटाते हैं, y के 6 गुने में से 6 को घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्या दिया है, यदि z के 1/3 में 3 जोड़ने पर, z के 1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, तो यह रहेगा z/3 प्लस 3/30। यह हो गया मेरा आंसर। तो बस क्वेश्चन देखते जाओ और यहां पर जितने भी क्वेश्चन है जो लिखा है उसको आप करके दिखाओ, आप बहुत अच्छे से इसको बना लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो बने रहिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है जिनको हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद जिनको हम लोग आगे किस किस तरह के क्वेश्चंस पे आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है। अब निम्नलिखित समीकरणों सामान्य कथनों में लिखना है। अब इनको मुझे काहे में लिखना है, कथनों में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे कथन में, पहला किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है थर्ड वाला, m का दोगुना 7 के बराबर है, या m का दुगुना, या किसी संख्या का दोगुना 7 के बराबर होता है ना। किसी संख्या का दुगना 7 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें दिया है यहां पर भी वो जो कथन है उसको हमको करना है। तो यहां क्या दिया हुआ है, समीकरण से कथन बनाना है। तो ये क्या बनेगा, किसी संख्या के या किसी संख्या का तिगुना या किसी संख्या के तिगुने में, किसी संख्या के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। तो यहां हो गया किसी संख्या के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो ये केवल ये पूरा समीकरण कहता है, जो यहां पे समीकरण दिया हुआ है वो यहां पे सब अपने बारे में सब कुछ बताता है कि समीकरण क्या बोल रहा है, हमको वही कथन में लिखना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु उनकी लड़की की आयु के तिगुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु y ले लीजिए। तो चलिए हमने लिखा हल, है ना, माना लक्ष्मी की आयु y है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे लक्ष्मी की आयु और यहां लिखेंगे पिता की आयु। चलिए देखिए अब समीकरण कैसे बनाना है। पिता की आयु 49 वर्ष हमको दी हुई है, ठीक है। लक्ष्मी की आयु y मान ली। अब क्वेश्चन को कैसे जमाना, देखिए कि उनकी आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, उनकी आयु उनकी लड़की की आयु के तिगुने से, लड़की की आयु के तिगुने से
4 वर्ष अधिक है तो उनके पिता की आयु 49 है। यह बन गया समीकरण। बताइए क्या गलत लगा, है ना बहुत इजी। तो यहां पर जो सरल समीकरण वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी है, बस इनको ठीक से समझना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ये जो आएंगे ये आपके 2 नंबर में आएंगे। अगर समीकरण को सॉल्व करना आएगा तो 4 मार्क्स से कम नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और जो लिखा है उसको ठीक से देखना, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है ना। देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। यह है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु मतलब समान 2 भुजाओं वाला, ठीक है। तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, बराबर। और त्रिभुज के नियम से जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं उनके ये जो कोण होते हैं ना, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, मतलब जो भी आधार कोण होगा उसका शीर्ष कोण जो होगा ना वो दुगना होगा, वो दुगना होगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री का है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए हल पे आते हैं। माना, हम लिखेंगे माना प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो शीर्ष कोण है वो कितना हो जाएगा, 2b प्लस b बराबर 180, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4b बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन बनाना थी जो कि मेरी आ गई। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमने केवल इक्वेशंस बनाई, हमने केवल समीकरण दिया, हल अभी आगे करना आएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस इन्हीं क्वेश्चनों को आगे लेकर जाना है और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए देरी किस बात की, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हल कीजिए। अब आता है इनको हल करना। हल कैसे करेंगे, चलिए हल करना है। यहां पर दिया है पहला 3n + 7 बराबर 25, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, ये +7 है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये जाएगा 3n बराबर 25 - 7, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 3n बराबर 25 - 7। अब मैं जो 3n है यहां पे 25 में से 7 को माइनस करूंगा तो भाई 15 में से 7 होगा, तो 15 में से अगर 7 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बात और समझना कि यहां पर चिन्हों का जो मतलब अपनी संख्याओं के साथ चिन्हों का भी पक्षांतर होता है। चिन्हों का पक्षांतर मतलब जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और जैसे यहां पर जो संख्या गुणा में है वो भाग में हो जाएगी। कैसे, मैं यहां पे बताता हूं कि अगर कोई संख्या प्लस की है तो बराबर के उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है बराबर के उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी, जो संख्या भाग की है बराबर के उस साइड जाके गुणा में हो जाएगी, और जो संख्या गुणा की है वो उधर के जाकर भाग की हो जाएगी। ये नियम होते हैं। आप ये जो चिन्ह वाले नियम है ना, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर 25। तो 25 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो 15 में से 7 गए तो 8 बचा और यहां बचा 1, तो ये हो गया 18। और उसके बाद यहां पर n बराबर हो जाएगा 18/3, तो 3 छंग 18, तो n बराबर कितना आ गया, 6। तो यहां पर ये हमारा हो गया आंसर जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है, 2p - 1 बराबर 23, ठीक है। अब ये जो -1 है ना, मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो 2p बराबर हो जाएगा 23 + 1, ठीक है ना, क्योंकि ये -1 है, बराबर के उस साइड जाए तो प्लस का हो गया हमारे इस नियम से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2p बराबर 24, तो p बराबर हो जाएगा 24/2, तो 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4, तो p बराबर हो गया 12,
है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है जिनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो, और जिनके अंदर अगर आपको प्लस माइनस की गलती नहीं होगी तो आप इसके बहुत अच्छे से आंसर भी निकाल सकते हो। और हां, मैं आपको एक बात बता दूं, इन क्वेश्चनों में आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए मैं बताता हूं। जैसे इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में ले लूं, और उसको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे को अगर उत्तर की जांच करना है तो कैसे करूंगा। यहां पे मुझे दिया था 2p माइनस वन बराबर 23 था, ठीक है। अब यहां पे मेरा p का मान क्या आया, p का मान यहां पे मेरा 12 आया, तो 2p इंटू 12 -1, मतलब p का मान मेरे को वापस यहां पे रखना है, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ करके अगर ये 23 के बराबर आ जाए तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो 12 दूनी 24, और 24 में से 1 को माइनस करूंगा तो 23, तो ये मेरा 23 बराबर 23 आ गया। तो यहां पर ये उत्तर की जांच भी हो गई। इसे कहते हैं समीकरण मतलब तुल्य बनाना, मतलब क्या हो गया, बराबर हो जाना समीकरण का। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और उसके बाद यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन बोले हैं उनको हमने बहुत अच्छे तरह से क्या करा है, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किया है। तो यहां पर आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी वही बात है कि हमको पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। देखिए चर को पृथक करना कैसे करते हैं, चलिए देखिए। यहां पर चौथे क्वेश्चन में बात हो रही है, तो यहां पे चर और अचर दोनों काय में है। यहां पे ये जो चर है वो अचर के साथ प्लस में है। अब पृथक करना मतलब अलग करना। अब देखिए यहां पर अलग कैसे हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 6 को प्लस से उधर भेज दो तो 2 - 6। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया, पृथक हो गया। चर को, ये मेरे चर को पृथक कर लिया। पृथक करके आप समीकरण को हल कैसे करेंगे, चलिए अब यहां हो जाएगा x, 4 6 में से 2 गए -4, यहां पर मेरा समीकरण हल भी हो गया, ठीक है। पृथक करना मतलब चर को अचर से अलग कर देना। तो यहां पर क्या करा, पहले यहां पर ये प्लस के निशान के साथ था, मैंने इसको उधर भेज दिया, तो यहां पे मेरा चर और अचर क्या हो गया, पृथक हो गया। तो ये 6 में से 2 गया, कितना बचा, -4। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन करेंगे, y -4 बराबर -7, तो कितना हो जाएगा, y बराबर -7 प्लस का 4, ठीक है। अब ये चर और अचर पृथक हो गए। अब क्या होगा, माइनस का 7 तो 7 में था, -4 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि 7 माइनस का बड़ा है प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 7 में से 4 गया, -3 आ गया। ऐसे ही हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है, वो कैसे होगा, छठा क्वेश्चन, तो y -4 बराबर 4, आप 4 को उधर भेज दो तो y बराबर हो जाएगा 4 + 4, तो y बराबर हो जाएगा 8। देखो तो चर से अचर को पृथक कर दिया और हमने समीकरण को हल भी कर लिया। आप चाहें तो दोबारा से 4 का मान यहां रखकर आप देख सकते हो कि हमारा बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आया है कि नहीं आया। तो यहां पर हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दिया है पहले चर को, वही चर को पृथक करके सॉल्व करना है। तो यहां पर ये दिया हुआ है 3l बराबर 42। तो मैं देखिए यहां से 3 को इधर कर दूंगा तो 42/3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहां पे चर और अचर अलग हो गए। यहां पे 3 चर के साथ काय में था, गुणा में था, बराबर के उस साइड आके भाग में हो गया। अब कर देते 3 एकम 3 है ना, 3 चौको 12, तो l बराबर कितना हो गया, 14, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, p/7 बराबर 4। अब 7 को उधर भेज दो तो p बराबर कितना हो गया, 7 × 4, तो कितना हो गया, 7 चौको 28। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। और इसी तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। चर को कैसे पृथक करते हैं यहां पर हम उनको भी सीख रहे हैं और अपने क्वेश्चनों को हल भी कर रहे हैं, है ना, कितना इजी। आइए बस देरी किस बात की, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भाई यहां पर दिया है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण हल करिए। भाई वही बात है, वही चीज करना है। तो यहां पे z/3 है बराबर 5/4 है। क्या करो, यहां पे z के साथ हमारा जो अचर है वो काय में, भाग में है, इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3, तो 5 × 15
बटा 4, ये हो गया आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? 20t बराबर माइनस का 10। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, t को यहीं रखेंगे, माइनस का 10, माइनस का 10 बराबर 20। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक ही बात, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/2। देखिए यहां पर हमने वो चरण था जहां पे मैंने पृथक किया और मैंने समीकरण को हल किया। यही करना है हमारे अगले क्वेश्चनों में भी। बहुत इजी मेथड है और कुछ नहीं करना है। और यहां पर हमको ये चीज सिखाते हैं कि चर से अलग कैसे करते हैं अचर को, और उसके बाद हम लोग उनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चर को, वही बात है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए कि फिर समीकरण को हल कीजिए। चलिए वही बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन, 3n माइनस 2 बराबर 46। तो पहले माइनस 2 को आप इधर ले जाइए, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 46 प्लस 2। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 3n बराबर 48, 48। अब यहां पर जो n है वो काय में है, n मेरा यहां पर भाग में है, गुणा में है। इसको जब नीचे ले जाऊंगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 48/3। चलिए कैसे कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो n बराबर हो गया 16। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 5m प्लस 7 बराबर 17। पहले क्या करेंगे, चरण 7 को उधर भेज दो, तो 5m बराबर हो जाएगा 17 माइनस 7। तो 5m बराबर हो जाएगा 17 में से 7 गए तो आ गया 10। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो m बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 6 में, 4 में 3p और 10 बराबर 6। अब देखिए यहां पर हमारा जो चर है वो गुणा और भाग से घिरा हुआ है। यहां पे उसके साथ गुणा में 3 है और भाग में 10 है। पहले आप उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो p बराबर हो जाएगा 6। तो ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो गया, और ये गुणा में है तो नीचे आके भाग में हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 धाम 20। तो p बराबर कितना हो गया, 20। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 यहां पे कंप्लीट किया। हमने सीखा कि पृथक कैसे किया, पृथक करने के बाद समीकरण को हल कैसे किया। तो यहां पर सारी चीजें आपके सामने, बस आपको सॉल्व करना है और आपको आगे बढ़ना है कि कैसे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। अब यहां पे समीकरण को हल करना है, कैसे करेंगे, चलिए। क्या दिया है, 10p बराबर 100, तो p बराबर हो जाएगा 100/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो p बराबर हो गया 10। ठीक है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 3s बराबर माइनस का 9, तो s बराबर हो जाएगा माइनस का 9/3, तो 3 तिया 9, तो s बराबर हो जाएगा माइनस का 3। है ना इजी। ठीक है। वही बात है, समीकरण को हल कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। तो यहां पर दिया है 7th क्वेश्चन, यहां है 3s प्लस 12 बराबर 0, तो 3s बराबर -12, तो s बराबर हो जाएगा माइनस का 12/3, तो 3 चौको 12, तो s बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस करते जाओ और मजे लेते जाओ अपने मैथ्स में, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इनको सॉल्व करने में। चलिए आते हैं 12th क्वेश्चन पे, तो 2q प्लस 6 बराबर 12। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 6 को पहले उधर भेज देंगे, तो 2q बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 2q बराबर हो जाएगा 6, तो q बराबर हो जाएगा 6/2, 6/2 और 2 तिया 6, तो q बराबर कितना आ गया, 3।
बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको जब हमारे समीकरण में मतलब क्या करेंगे, जब हम अपने संख्या को बराबर के इधर गुणा से भाग से गुणा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस लेकर आए तो विशेष ध्यान रखें गलती ना हो, क्योंकि अगर आपकी गलती हो जाएगी तो आंसर फिर नहीं आएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी करना बाकी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमें दिया है हल करना है। अब इनको हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पे दिया है 1 4 m प्लस 3 बराबर 18, 4 को नीचे ले आएंगे तो m प्लस 3 बराबर 18/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे अगर आपको इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करिए, नहीं तो फिर वैसे 2 के पारे से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 9/2, इतना आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा m बराबर 9/2 माइनस 3। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा ये m, देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9। ठीक है ना, और 2 का जब 1 में भाग देंगे तो 2, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, तो m बराबर हो जाएगा 6, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो 3/2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका या तो करने का तरीका ऐसा भी है और एक तरीका और बताता हूं इससे करने का, कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से। यह है 4m प्लस 3 बराबर 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4 तिया 12 बराबर 18। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 का गुणा अंदर कर दिया, 4 का गुणा अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4m 4 तिया 12। अब 12 को आप 18 के पास ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4m बराबर 18 माइनस 12, तो हो जाएगा 4m बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो m बराबर भी कितना हो जाएगा 3/2। देखिए आंसर दोनों के एक आए हैं। अब आप दोनों मेथड में से देख लो कि दोनों मेथड में से आपको कौन सी सूट कर रही है। दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करो, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि ये करो, ये भी नहीं कहता है कि ये करो, दोनों में से जो लगे आप उनको सॉल्व करो, आपका दोनों तरीके से बस समझ में आना चाहिए, बात ये है। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहां पर दिया सेकंड -2 x प्लस 3 बराबर 8। अब क्या करेंगे, -2 को आप इधर भेज दीजिए तो x प्लस 3 बराबर 8 अपॉन -2। ठीक है ना, क्योंकि यहां इसके साथ ये गुणा में था, नीचे आके ये भाग में हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, तो क्या बचा x प्लस 3 बराबर -4। ठीक है ना, -4। अब +3 आप इसको भी उधर ले जाइए तो x बराबर -4 -3, तो x बराबर हो गया -7। ये मेरा हो गया आंसर, विदाउट एनी डाउट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बस देरी किस बात की, फटाफट कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। पर आपने एग्जाम का वेट किया कि एग्जाम के टाइम आके करेंगे, तो ध्यान रखना एग्जाम के टाइम में जल्दबाजी में गलती बहुत होती है, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट करो, रिविजन अभी से स्टार्ट करो और उसके बाद अपने एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। अब देखिए यहां पर आपको एक समीकरण दिख रहा है, इसको हल करने का क्या तरीका है, कैसे इसको हल करना, आइए देखते हैं। यहां पर है पहला 2y प्लस 5/2 बराबर 3/37/2। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, तो 2y, ये जो 37/2 है ना, इसके पास 5/2 ले जाऊंगा तो 37/2 माइनस 5/2, तो यहां हो जाएगा 2y बराबर 2, तो हमारा ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 37 माइनस 5। ठीक है ना, ठीक है, क्या करा, दो यहां पर हमारे एक जैसे ही हैं, तो अगर एलसीएम में दोनों संख्याएं एक जैसी होती है तो वो संख्या नीचे आ जाती है और ऊपर ऐसे का ऐसा माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां क्या हो जाएगा
2y बराबर 37 में से 5 को घटाया तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32/2। कितना आ जाएगा? 32/2। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए 32 को 2 से, तो कितनी बार हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, अब इस 2 को भी नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 16। ठीक है, अब आप इसको भी नीचे ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 16/2, तो 2 अट्ठे 16, तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ये लीजिए y का मान आ गया। अब आप कहोगे कि सर एक काम करिए, आप मुझे इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करके दिखाइए, तो हम वो भी करके दिखा देंगे। देखिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब ये y बराबर 8 है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं y बराबर हमारा यहाँ 8 आया है, y बराबर 8 आया है। चलिए अब मैं यहां पर y इंटू 8 प्लस 5/2 बराबर 37/2 ये कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस 5/2 बराबर 37/2। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो 16 दूनी 32, तो 32 प्लस 5/2 बराबर 37/2, तो 32 और 5 होता है 37/2 बराबर 37/2। आ गया मेरा दोनों पक्ष बराबर। तो ऐसे ही हम लोग समीकरणों को हल करके तुलना करते हैं। तुलना करना मतलब तराजू जैसा तौलना। तो यहां पर हमने देखा कि जब हमारा मान आया था y बराबर 8, तो मैंने y बराबर 8 को यहां रख के देखा, तो देखो मेरा यहां पर समीकरण क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तो यही चीज आपको भी करना है। अगर समीकरण की जांच करना है तो बिल्कुल ये लगाइए बिना किसी हिचक के, क्योंकि आप अगर ये आ जाएगा तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करना, सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। अब यहां पर समीकरणों को हल करना है। यहां पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, यहां पे दिया है चौथा, पांचवा और छठा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर दिया है चौथा क्वेश्चन, q/4 प्लस 7/5। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले 7 को आप 5 के पास भेज दो, तो q/4 बराबर 5 - 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? q/4 5 में से 7 को या 7 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो q बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 गुणा 4। 4 भाग में है, उधर जाके गुणा में आ गया, तो q का मान कितना आ गया? माइनस का 8। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही 5वें क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 5/2 x बराबर 10। ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x को यहीं रखिए, और जब ये x के पास गुणा में है, ये x के पास गुणा में है, ये भाग में चला गया, ये भाग में है, ये गुणा में हो गया। यही तो करना है इसके अंदर। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर हो गया 4। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5/2 x बराबर 25/4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? देखिए यहां पर हम लोग x को तो यही रखेंगे, और ये 25/4 ऐसा कैसा रहेगा? ये इसके पास गुणा में है तो यहां पे भाग में हो गया, और ये यहां पे भाग में है तो यहां पे गुणा में हो गया। ठीक है, यही चीज करना है इसके अंदर। तो देखिए 5 एकम 5, 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 5/2। ये मेरा आंसर बहुत अच्छे से आ गया। तो यहां पर तीनों क्वेश्चन हमारे आपके सामने मैंने सॉल्व किए। उनका तरीका क्या था ये भी आपने देखा, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाते हैं, ये भी आपने देखा। चलिए फटाफट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका हमने अपने रिवीजन में डाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवीजन का अभी पार्ट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो भी रिवीजन का पार्ट है। आगे आता है निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। देखिए समीकरण हल करना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सोचिए आप ये बात कि रिवीजन हल करना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ताकि ये हमारे एग्जाम में मदद करेगा और यही तरह के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। चलिए आगे आते हैं और ये 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 7m + 19/2 बराबर 13। ठीक है, क्या करें? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, एक काम करिए, 19/2 को आप यहां भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7m बराबर 13 माइनस 19/2। आ गया यहां तक। क्या किया? 19/2 प्लस का था, इसको उधर भेज दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे?
7m को यहीं रखिए, 13 दूनी 26 माइनस 19/2। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, अब एक बात और है, क्या करा, एलसीएम ले लिया था, यहां पे 1 हो गया था, यहां पे 2 का जब 1 में गुणा करेंगे भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का 13 में गुणा करेंगे तो 26 आएगा, 2 का 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 19 में गुणा करेंगे तो 19 आएगा। अब 26 का माइनस करेंगे 19 से, चलिए 26 और 19, 16 में से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर 1 ही आएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 7/2, कितना आ जाएगा, 7/2। तो अब अगली स्टेप पे लिखते हैं 7m बराबर 7/2। अब क्या करेंगे, अब एक ही काम है, 7 को नीचे ले आएंगे क्योंकि m के पास 7 में गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके काय में आ जाएगा, भाग में। तो यहां आ जाएगा m बराबर 7/2 गुणा 7, मतलब भाग में आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो m बराबर हो गया 1/2। यही मेरा आंसर है फाइनल। आ गया ना समझ में। चलिए आते हैं अपने 10th वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं 10th वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको। यहां पे दिया है 10th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 2b/3 माइनस 5 बराबर 3, 2b/3 माइनस 5 बराबर 3। अब देखिए -5 है, आप इसको उधर भेज दीजिए, तो 2b/3 और दे जाएगा 3 + 5। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब भाई देखिए ये माइनस का 5 था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 2b/3 और ये हो जाएगा 5 और 3 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहां b के पास ये गुणा में है, ये भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये है 2b, यहां पे रहने दीजिए b और यहां पे रहने दीजिए 8, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 12, ये हो गया 12, तो b बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। है ना कितना इजी। तो बस ऐसे ही हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो जाए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी हमारा रिविजन में बचे हुए हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। चलिए वही बात आती है, समीकरण को हल करना कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 4 बराबर 12। ठीक है, अब एक काम करिए, 2 को नीचे ले आइए, गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 4 और ये 12/2। देखिए 2 नीचे आ गया, तो 2 × 12, तो x बराबर हो जाएगा तो ये समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा। अब 4 को उधर ले जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। चलिए एक काम तो हो गया। ठीक है, अगले आता है 3 नंबर, क्या करेंगे, इसमें भी 3n - 5 बराबर -21। अब क्या करेंगे, 3 को नीचे भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, n - 5 बराबर -5 -21 बराबर 3। ठीक है, अलग ही दिख रहा है, 3 को नीचे ले गए तो 3 × 7 = 21। अब हमारा समीकरण कैसा दिख रहा है आपको, समीकरण ऐसा दिख रहा है, n - 5 बराबर -7। ठीक है, अब -5 को उधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा n - 7 + 5, तो n बराबर हो जाएगा -7 में से 5 को घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे 7 बड़ा है, तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत इजी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहां पर जितने भी क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व करे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है उस अगले क्वेश्चन में। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, अब इसको भी मुझे क्या करना है, समीकरण को हल करना है। आपको एक चीज का अंदाजा लग ही गया होगा कि समीकरण जितने ज्यादा हल करने आएंगे, समझ लीजिए कि उनका क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको ज्यादा बार पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के अंदर में से ही बनेंगे, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, ये दिया है 5वां क्वेश्चन, क्या दिया है, 4 2 - x बराबर 8। तो
तो आप 4 को इधर ले जाइए, तो 2 माइनस एक्स बराबर 8/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये बचा 2 माइनस एक्स बराबर 2। अब अगर जैसे देखिए यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं x को इधर ले आता हूं और ये 2 है, ये प्लस का इसको इधर ले आया और ये माइनस का x से इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये कैंसिल होके x की मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या चीज सिखाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, आइए उनको देखते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 4 5 p माइनस 2। देखिए अगर मैं 4 को 5 के मतलब 4 जो है उसके नीचे 5 ले आऊंगा तो कुछ हो तो सकता नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करता हूं। तो यहां पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5p माइनस 10। ठीक है, अब ये माइनस 10 है, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 बराबर 5p। ठीक है, 10 और 4 हो जाएगा 14, 5 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा p, तो p बराबर आ जाएगा 14/5। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। क्या किया मैंने, 5 का अंदर गुणा किया, 5p, 5 दूनी 10, माइनस 10 था, 4 के पास आके प्लस का 10 हो गया, तो 10 और 4 14 और 5p इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + 5 p माइनस 1 बराबर 34। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो +4 है ना, आप इसको इधर ले जाइए तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 34 - 4। ठीक है ना, ये प्लस का है, इसको 34 के पास ले जाइए तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 - 1 और 34 में से 4 गए तो बचा 30। ठीक है, अब आप 5 को नीचे ले जाइए तो कितना हो जाएगा, p - 1 बराबर 30/5, तो 5 छका 30, तो कितना हो जाएगा, p - 1 बराबर 6, तो p बराबर हो जाएगा 6 + 1, तो p बराबर हो जाएगा 7। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना इजी। क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग है और उस फॉर्मेट के अलग अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी है, ये भी हम लोग सीख रहे हैं। तो बस ध्यान रखना, क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग अच्छे से करना ताकि आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। जैसे ये फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग था, इसको सॉल्व हमने कैसे किया और इसको सॉल्व हमने कैसे किया, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, बहुत से बच्चे क्या गलती कर देंगे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलती ऐसे कर देंगे, जैसे ये दिया है 4 + 5 और p - 1 बराबर 34। बच्चे क्या करेंगे, 4 को नीचे लेकर आ जाएंगे, p - 1 और ये हो जाएगा 34/4। ध्यान रखना ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, भाग में नहीं आएगा। इस चीज की गलती बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चलता है क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में ही आएगा, लेकिन ये इसके साथ प्लस में है तो वो उधर जाके माइनस में होगा। ये चीज विशेष करके ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए यहां पर 16 4 के साथ प्लस में है, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का 16 बराबर 4 और m - 6। ठीक है, अब ये 4 देखिए, अब ये गुणा में है, अब ये इतनी चीज गुणा में, अब ये 4 नीचे आ जाएगा तो 16/4 और ये हो जाएगा m - 6, तो 4 चौको 16, तो -4 और ये हो जाएगा m - 6, तो -4 + 6 बराबर m और 6 में से 4 गया तो बचेगा 2 बराबर m। ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये m बराबर 2 और ये सॉल्व करते करते हम लोग कैसे किया क्वेश्चन को सॉल्व, ये पूरा सॉल्व आपके सामने, आप इसको दोबारा से देख सकते हो। 16 जब इधर गया तो माइनस का हो गया, 4 इधर था, 4 जब नीचे आ गया तो 4 चौको 16, तो -4 बराबर m - 6, -6 को इधर ले आया तो प्लस का हो गया, तो -4 + 6 आ गया माइनस का, और -4 प्लस का 6, क्योंकि यहां पे -4 छोटा था, 6 बड़ा था प्लस का, तो यहां पे +2 आंसर आया। आया समझ में। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। मतलब मुझे क्या करना है, x बराबर 2 से यहां पर समीकरण बनाना है। वो समीकरण कैसे बनेंगे, देखिए x बराबर 2 समीकरण कैसे बनेंगे। अगर यहां पे मैं 5 रखता हूं
तो आप यहां पे भी 5 रखिए, तो पहला समीकरण बन जाएगा 10x वो 5x बराबर 10। पहला समीकरण तो ये बन गया। दूसरा ये x है और यहां पे 2 है। अगर मैं यहां पर कोई संख्या से गुणा करता हूं जैसे 3x, तो यहां पे भी 3 से गुणा करूं, और यहां पे +2 करता हूं तो यहां पे भी +2 करता हूं। ठीक है, बस जो काम यहां करूंगा वो काम यहां पे भी करिए। तो ये हो जाएगा 3x + 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 6 + 2 8। तो एक समीकरण ये बन गया। अब मैं आपको इस समीकरण की एक स्पेशलिटी बताता हूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर 2 ही आएगा। कैसे, चलिए दिखाता हूं। ये 3x + 2 बराबर 8, तो 3x बराबर 8 - 2 तो हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो एक समीकरण ये रहा। ऐसे ही तीसरा समीकरण अगर मैं देखता हूं तो तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तीसरा समीकरण भी है, तो यहां पर x है और यहां पर 2 है। अगर मैं यहां पर 7 से गुणा करता हूं तो आप भी यहां इसको 7 से गुणा कर दो, -2 करता हूं तो आप भी यहां पे -2 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7x -2 और 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12 बचा। तो एक समीकरण ये भी आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 2 ही आएगा, आप लिख के रख लीजिए। तो यहां पर मैंने इस तरह से एक समीकरण ये बनाया, एक समीकरण ये बनाया और एक समीकरण ये बनाया। अब ऐसे ही x बराबर -2 से प्रारंभ कर 3 समीकरण बनाना, आइए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं। उसको भी बनाएगा सेम तरीका है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है। देखिए x बराबर -2, x बराबर -2 बनाने का क्या तरीका है। चलिए अगर मैं यहां पर 10x लेता हूं तो यहां पर भी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर -20। एक समीकरण तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा लेने के लिए क्या करेंगे, x बराबर -2 है। अगर मैंने 5x लिया तो यहां पे भी 5 करूंगा मल्टीप्लाई, और यहां पे +3 किया तो यहां पे भी +3 करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5x + 3 और जाएगा 2 पंजे 10 -10 +3। ठीक है, तो समीकरण क्या बन के आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा 5x + 3 और ये हो जाएगा -7। ये आ जाएगा एक समीकरण। आप इसको भी सॉल्व करोगे आपका आंसर -2 आएगा। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण यहां लिख लीजिए। तीसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, जैसे ये x है, ये -2 है। ठीक है, अब मैंने काम करा, यहां पर करा 7 और यहां पे मैंने +5 किया और यहां पे भी 7 करके +5 किया, तो ये कितना हो जाएगा 7x + 5 और ये हो जाएगा -14 + 5। ठीक है, -14 + 5। आप क्या कर सकते हैं, -14 में से 5 को कर दीजिए आप माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा 7x + 5 और ये हो जाएगा -9। क्या आ जाएगा, -9। ये वैसे आपका एक समीकरण बन गया है। अब मेरा कहना है कि मैं इन तीनों समीकरण को सॉल्व करूं, मेरा आंसर -2 ही आएगा। कैसे, चलिए ये है 7x, ये -9 है, +5 को उधर ले जाओ तो ये भी -5 हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा -14, तो x बराबर हो जाएगा -14/7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का बराबर -2। ये मेरा आंसर आ गया है ना। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ट्रिक्स याद रखो, आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने करा, ये मेरे तीनों समीकरण जो मेरे से बोला था वो मैंने करके दिखाया है ना, इजी। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दिया है किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल पे आते हैं, उत्तर पे। क्या दिया है उत्तर में, किसी संख्या के तिगुने, किसी संख्या, माना हुआ संख्या x है या माना हुआ संख्या m है, माना हुआ संख्या m है, तो किसी संख्या के तिगुने,
तो किसी संख्या के तिगुने में 11 का योग कितना है, 32 है, ये दिया हुआ है। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए 11 को उधर ले जाते हैं, तो 3m 32 माइनस 11, तो 3m बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 गया, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो हो जाएगा m बराबर 21/3, तो 3 सत्ते 21, तो m बराबर हो गया 7। हम लिखेंगे अतः वह संख्या 7 है। क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 7 है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है, आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस देखते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं जो अभी सॉल्व होने वाले हैं। ये इसी तरह के क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, बाकी हम लोग अपना रिवीजन बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी हम अपना रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजू के पिता की आयु राजू के आयु से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। चलिए हल पे आते हैं, लिखते हैं माना राजू की आयु क्या है, y है। ठीक है, माना राजू की आयु y है। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से। यहां हो जाएगा राजू की आयु बराबर राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु। तो राजू के पिता की आयु तो हमको दी हुई है, कितनी है राजू के पिता की आयु, 44। तो यहां 44 लिख दीजिए बिना किसी दिक्कत के, तो ये हो गया 44। राजू की आयु हमने मान ली थी y। अब क्वेश्चन को पढ़ना, देखिए राजू के पिता की आयु राजू की आयु के तिगुनी से 5 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए 3y बराबर ये 44 माइनस 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा ये, 39। अब 39 हो गया, 44 में से 5 को माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहां कितना हो जाएगा, 4 में से 1 मतलब 1 कम हो जाएगा तो 3, 39। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 39/3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। ये आ गई 13 वर्ष। मतलब उसके जो, अगर मैं देखो यहां पर रखता हूं, चेक करना है, तो 3 उसके पिता की आयु से, मतलब उसके पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। तो चलिए 13 तेरह 39, 39 प्लस 5, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल का 1, आ गई ना 44 वर्ष। ऐसे ही तो चेक करते भैया, और कैसे चेक करते, तो यहां हो गया हमारा आंसर, और हमने निकाल के भी दिखा दिया कि ये तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये हमारा राजू की आयु भी आ गई और उसके पिताजी की आयु भी हमको पता पड़ गई। चलिए आते हैं, अब हम लिख देंगे अतः राजू की आयु कितनी है, 13 वर्ष है ना। चलिए और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर इन्हें हल भी करके ज्ञात अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अब ये वो संख्या नहीं पता, हम लिखेंगे माना वह संख्या y है। ठीक है, क्या बोला है, एक संख्या के 8 गुने में, तो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। आ गया समझ में। चलिए तो 8y
और ये हो जाएगा 60 माइनस 4। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 8y। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब 60 में से 4 गया तो 56, तो y बराबर हो जाएगा 56/8, 8 7 56, y बराबर हो गया 7। अब हम क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 7 है। क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 7 है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिनको करने में बहुत ही मजा आ रहा है, और अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिले तो हम तुरंत एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी है। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन मतलब 5वां। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, ठीक है, तो उस परिणाम 8 प्राप्त हुआ। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो हम लिखेंगे माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या n है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न अनुसार 50 में से पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने, पुस्तिकाओं की संख्याओं के तिगुने में घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। ऐसा ही कह रहे थे ना। तो बस आप एक काम करिए, क्या कर सकते हैं आप एक काम करिए, -3 को इधर ले जाइए और +8 को इधर ले आइए, तो माइनस का हो गया, और ये -3 जो है ये इधर आके प्लस का हो गया, और +8 इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 50 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 बराबर 3n। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा ये, n बराबर 42/3, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो n बराबर हो गया 14। तो हम लिखेंगे अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 14 है। क्या लिखेंगे, अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 14 है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। पर वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपने पिछले जो चैप्टर्स किए हैं, मतलब 4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, सारों के अंदर जो दिया है ना, वो बहुत मतलब उसके अंदर हमने जब प्रैक्टिस करी ना तो हमको उससे बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, जिससे हम इनको रिवीजन भी अब बहुत अच्छे से कर पा रहे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है, और कहीं मत जाइए, अभी तो बहुत रिवीजन बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दिया है इनेबल एक संख्या सोचती है, वह इन में से 19 जोड़कर योग 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या सोचती है, चलिए छठे पे आते हैं। माना इनेबल इबेनल है ना, z संख्या सोचती है, तब प्रश्न अनुसार क्या कहा है कि इनेबल एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 19 जोड़कर, है ना, 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देकर, है ना, उसे 8 प्राप्त होता है। ये हो गया 8 प्राप्त। आप क्या करेंगे, ये हमारी एक संख्या प्राप्त हो गई, एक इक्वेशन बन गई। आप क्या करेंगे, देखिए यहां z + 19 बराबर 8 × 5 हो गया ना।
भाई ये गुणा में भाग में था, उधर जाके गुणा में हो गया, तो कितना हो जाएगा z प्लस 19 और 8 पंजे 40, तो z बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 19। अब 40 में से 19 को माइनस करते तो क्या आता है, जल्दी बताइए, कर लीजिए माइनस। 40 और 19, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहां हो गया 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 21, तो z बराबर हो गया 21। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है एग्जाम में बैठे हैं, हम इधर उधर देख नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक तरीका भी तो होना चाहिए कि भाई हम एग्जाम में हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो देखिए मैं उसका तरीका बता दूं, क्या करो, रफ पे जाओ, रफ पे जाओ, ये जो समीकरण बनाया ना, आपका मान क्या आया, 21 आया ना, तो इस z की जगह पे 21 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 19, 21 प्लस 19 बटा 5। अगर ये 8 के बराबर आ गया, अगर ये 8 के बराबर आ गया तो हमारा समीकरण बिल्कुल ठीक है। चलिए 19 और 21, तो 9 और 1 10 की जीरो हासिल का, 1 2 और 1 3 और 1 4, तो हो गया 40 बटा 5, और 5 अट्ठे कितना होता है 40, हो गया ना 8 बराबर 8। तो यहां आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैंने उसको आंसर को रख के भी देखा तब मेरा बायां पक्ष बराबर, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, और यहां पर हम लोगों ने उसको जांच भी कर ली, उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो बस इन्हीं क्वेश्चनों में यही करना है और कुछ नहीं करना है, और आप लोग सेल्फ अपना जजमेंट भी कर सकते हो कि मैंने सही किया है कि गलत किया है, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है तो परिणाम 23 आता है। तो चलिए हम लिखते हैं माना अनवर, माना अनवर, अनवर, अब यहां पे लिख लीजिए कोई भी, माना अनवर टी संख्या सोचता है, टी संख्या सोचता है, संख्या है तो एस ले लो, माना अनवर एस संख्या सोचता है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार जरूर लिखेगा, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार का मतलब यह होता है, प्रश्न अनुसार का मतलब जो प्रश्न में बोला है ना, मतलब वह इस संख्या के 5/2 में से, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है, निकालना मतलब माइनस कर देना, तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तरीका है, या तो एक काम करिए -7 को उधर भेजिए तो प्लस का हो जाएगा, तो चलिए बिल्कुल भेज देते हैं। तो ये है 5s/2 बराबर 23 + 7। ठीक है, -7 है उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 5s/2, और 23 और 7, 23 और 7 कितना होता है 30 होता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए s के पास ये गुणा में है और ये भाग में है, तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा 5 × 30 और 6 दूनी 12, तो s बराबर हो गया 12। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, मतलब हम कहेंगे कि अनवर जो संख्या सोचता है वो कितना है 12 है। अतः हम लिखेंगे अनवर द्वारा सोची गई संख्या, अतः अनवर द्वारा सोची गई संख्या 12 है। यह हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म, जो कि क्वेश्चन में बोला है हमने पूरा सॉल्व किया। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप लोग वापस से 12 रख दो, उसको सॉल्व करो, देखना वो 23 के बराबर जरूर आएगा। चलिए यहां पर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चालू हो गया है, कौन सा, फिर से वही बात यहां पर दिया है। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है,
प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को सोचिए, अब इस क्वेश्चन को कराते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। आए एक बार सोचते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए, क्या दिया है? अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? चलिए हल पे आते हैं। हल लिखते हैं। माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? अंक हैं तो m है, m मान लीजिए, ठीक है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक m है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब देखिए प्रश्न अनुसार हम चलते हैं, तो देखिए यहां पे लिखेंगे न्यूनतम अंक और यहां पे लिखेंगे अधिकतम अंक। अब देखिए होगा क्या यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब भी आप अपने क्वेश्चन को अगर इसके हिसाब से जमाते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से जमेंगे। देखिए न्यूनतम अंक को हमने ले लिया m और अधिकतम अंक जो हमें पता था 87 है, ठीक है। अधिकतम अंक हमारे 87 है। अब देखिए क्या दिया हुआ था? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, ये है ना। देखिए अधिकतम अंक अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। आया समझ में? तो अब कैसे बनेगा ये? 2m, अब ये 7 को उधर ले जाएंगे तो 87 माइनस 7, ठीक है। तो 2m 87 में से ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब हम यहां पे लिखेंगे तो m बराबर 80/2, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, तो m बराबर हो गया 40। तो न्यूनतम, अच्छा अब हम लिखेंगे अतः न्यूनतम अंक 40 है। हम लिखेंगे अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। तो यहां पर हमारे हो जाता है क्वेश्चन खत्म, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, और यहां पर हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाया कि कैसे जमाते हैं क्वेश्चन को और उसको अरेंज कैसे करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। तो बस आप भी यही ट्रिक अपनाइए और इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका बताता हूं आप भी वही करिए, आपकी कभी गलती नहीं होगी अपने समीकरण को बनाने में। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से देखना है तो देख लो। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, ठीक है। मतलब सचिन जितने रन बनाएगा ना, देखो फिर से पढ़ना, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। मतलब राहुल जितने रन बनाएगा उससे दुगने रन सचिन बनाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ? इन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन दोहरे शतक 2 से 2 कम है, ठीक है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना राहुल द्वारा बनाए गए रन x तथा सचिन द्वारा बनाए गए रन तथा सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x है ना। राहुल जितने रन बनाएगा तो सचिन उससे दुगने बनाएगा, क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए प्रश्नानुसार है ना,
दोनों मिलकर रन बनाए, अगर दोनों मिलकर रन बनाए मतलब सचिन और राहुल अगर मिलकर रन बनाए तो दोनों के जो रन है वो दोहरा शतक। आप लोग तो जानते हो जब क्रिकेटर मतलब अपना शतक बना लेता तो बल्ला ऊंचा करता है कि नहीं करता? क्यों ऊंचा करता है? क्योंकि वो शतक बना लेता है। शतक आप जानते हो कितने पे बनता है? 100 पर बनता है ना शतक, 100 पर। अब दोहरा शतक मतलब 200, दोहरा शतक मतलब 100 तो 200। अब इनने बोला है दोहरे शतक से 2 कम है मतलब 198 है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 198। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस x बराबर 198। तो ये जाएगा 3x बराबर 198। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 198 बटा 3। तो हो जाएगा x बराबर 198 बटा 3। चलिए अब आप इसको भाग दे दीजिए 198 को, तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो x बराबर हो जाएगा 66। ये हो गया, ठीक है। अब x बराबर हो गया 66। अब हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, अब दोनों के बनाए हुए रन हम लिखेंगे अतः राहुल के द्वारा बनाए गए राहुल के द्वारा बनाए गए रन 66 तथा सचिन के द्वारा बनाए गए रन 66 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो मतलब 66 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 है। अब 132 और आप 66 को प्लस करो, देखो दोहरे शतक से कम आएंगे। तो देखो 132 और 66, तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 198 आ गया ना दोहरे शतक से कम। तो बस क्वेश्चन के लॉजिक को समझो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है अगला। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास हैं। ठीक है, तो इरफान के पास 37 कंचे, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो बहुत आसान है, चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। हल पे आते हैं, लिखते हैं माना परमीत के पास m कंचे हैं। ठीक है, m कंचे हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि यहां पर लिखेंगे परमीत और यहां लिखेंगे परमीत के बाद यहां लिखेंगे हम लोग क्या? इरफान। ऐसे बनाओगे ना तो इक्वेशन आपकी बहुत अच्छे से बनेगी और बहुत बढ़िया बनेगी। देखिए इरफान के पास कंचे कितने थे? 37 और परमीत के मान लिए हमने m। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5m, तो हो जाएगा 37 माइनस 7, तो 5m बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 37 में से 7 गए 30 बचा, तो देखो कितना हो जाएगा 5m बराबर हो जाएगा 30, तो m बराबर हो जाएगा 30 बटा 5, तो 5 छका 30, तो m बराबर हो गया 6। तो हम लिखेंगे अतः परमीत के पास 6 कंचे हैं। अब देखिए अब आपको यहां पर पता करना है कि भाई ये हुआ कैसे। चलिए यहां पे लिखिए 5, कितना आया 6 प्लस 7, भाई ये 37 के बराबर आना चाहिए। तो 6 पंजे 30, 30 प्लस 7 37, तो ये हो गया 37, ये भी हो गया 37।
हो गया ना बराबर। तो बस यही क्वेश्चन के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं बार बार कि हमने कहां गलती करी है और कहां गलती नहीं करी है। तो यह हमारा होता था क्वेश्चन खत्म, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, सुंदरग्राम के निवासियों ने एक गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुल पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे और कुछ पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। मतलब कुछ पेड़ लगाए जो पेड़ फल देते हैं और कुछ पेड़ फल नहीं देते हैं। ठीक है, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी, है ना। फलों वाले पेड़ों की संख्या जगह जो फलों के नहीं थे, जो पेड़ फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुनी से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है, तो लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, क्या थी, फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना फलों के पेड़ों की संख्या, माना फलों के पेड़ों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना फलों के पेड़ों की संख्या x है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, वही बात, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कहता है, तो यहां लिखेंगे फलों के पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या, और यहां लिखेंगे, यहां वो लिखेंगे कि इसकी फल ना देने वाले पेड़ों की संख्या, फल ना देने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। चलिए, है ना। अब देखिए फलों के पेड़ों की संख्या को तो हमने x ले लिया, और जो फल पेड़ मतलब जो नहीं दे रहे थे, फल नहीं दे रहे थे, उनकी संख्या थी 77। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है ना। अब यहां पे जो x का मान निकलेगा वो फलों वाले पेड़ों की संख्या का निकल जाएगा। चलिए यहां से आ जाएगा 3x, और यहां पे 77, और ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 3x, और ये 77 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x बराबर 75/3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जल्दी से हम इसको भाग दे देंगे। तो चलिए 75 से भाग देंगे 3 को, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया 25। x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अब 25 आ गया तो क्या लिखेंगे, अतः फलों के पेड़ों की संख्या 25 है ना। लिख सकते हैं ना, अतः फलों के पेड़ों की संख्या, अतः फलों के पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या 25 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस इनको समझना है, इनके लॉजिक को पकड़ना है, और आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमने किया है। तो चलिए देखते हैं और कौन से हैं और कितने क्वेश्चन अभी बाकी हैं हमारे रिवीजन को कंप्लीट करने में। तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी अभी सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर एक पहेली है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत प्यारी है, और ये हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन भी है। देखिए क्या समझना है, इसको कैसे करना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 7 और 1 50 जोड़ो, 1/3 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। चलिए मैं एक संख्या हूं, मैंने ले लिया वो x। ठीक है, मेरी पहचान बताओ, तो आपकी जो पहचान है वो एक संख्या है, मतलब x हो गई या एक चर हो गई। ठीक है, मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो, मतलब 7 बार लो का मतलब क्या हो गया। ठीक है, और
एक 50 जोड़ो, तो भैया एक 50 जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया 50। एक तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए, तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए, है ना, आपको अभी 40 चाहिए। मतलब तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए, अब तीसरा शतक मतलब 300, आपको क्या चाहिए, 40 चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये आएगा 7x + 50 + 40 = 300। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए क्या करेंगे अब, यहां हो जाएगा 5 और 4 9, तो 7x बराबर हो जाएगा 90 = 300, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, 90 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x 300 - 90। अब 90 में से हम 300 को माइनस कर देंगे तो ये 90 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहां हो गया 2, 210। तो 7x बराबर हो गया 210, तो x बराबर हो गया 210/7, और ये हो जाएगा 7 × 21, तो x बराबर हो गया 30। तो यहां पर मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया x, और यहां पर हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया बहुत अच्छे से। तो यहां पर था क्या, इस चैप्टर के अंदर था क्या, इस चैप्टर के अंदर हमको एक सरल समीकरण बनाना था, और सरल समीकरण बनाकर हमको कथन से समीकरण, समीकरण से कथन, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी। समीकरण को सॉल्व करना सीखा हमने, जो चर है उसको पृथक करना सीखा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर सीखे, बहुत बढ़िया चैप्टर था। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, बिना मतलब किसी टेंशन के करिए। कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए, पर आपको बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।